ठीक है, तो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग देखे थे कि अगर जैसे कि अगर हमारे पास कोई सा भी न्यूक्लियाई होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जेड ए ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सब चीजें उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियाई है तो न्यूक्लियाई के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इससे अगर मास डिफेक्ट आ रहा है यानी कि अगर हम किसी न्यूक्लियाई को फॉर्म कर रहे हैं सर तो उसके आवाज बेसिस पे देखिए। आवाज नहीं आ रहा, कट रहा है। एक ठीक है, 1 मिनट रुकना। हेलो, अब ठीक है? गुड इवनिंग सर। अभी भी कर रहे हैं क्या? हेलो हेलो। यस सर। बोल रहे हैं, अभी भी बात कर रहा है। यस सर। आपका आवाज सब कट कट यस जा रहा है। सर। हेलो यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। अब ठीक है? यस सर। ठीक है, तो वही हम बोल रहे थे कि न्यूक्लियर फिजिक्स में देख रहे थे कि अगर सिंपल सिंपल चीजें ही डिस्कस किए थे कि अगर न्यूक्लियाई क्या होता है और उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जिस एनर्जी से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यानी न्यूक्लियॉन्स जिसको बोलते हैं, दोनों को कंबाइंड अगर बोलते हैं तो बोलते हैं कि न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स जिस एनर्जी से बंधे होते हैं उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, यानी कि अगर हम उतना एनर्जी देंगे तो फिर से वो टूट के बिखर जाएंगे। उसका कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी न्यूक्लियाई है तो उसका एक अ, जो एक्सपेक्टेड मास होगा, ठीक है, यानी कि अगर हम फॉर्मूला के बेसिस पे देखें तो जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन दिखेंगे उसके हिसाब से एक एक्सपेक्टेड मास होगा और एक हमको मिलता है, यानी कि कैलकुलेट करने पे जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो उन दोनों के डिफरेंस में मास आया था
और उस मास डिफेक्ट की वजह से एक एनर्जी था जिसको हम लोग बोल रहे थे कि मास एनर्जी। ठीक है, तो उसी से आगे हम लोग देखते हैं, फिर देखे थे कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होता है, बाइंडिंग एनर्जी से हम लोग डायरेक्टली स्टेबिलिटी के बारे में नहीं कर सकते हैं। अगर स्टेबिलिटी चेक करना है तो हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखना पड़ता है। सबसे जो हैवी न्यूक्लियाई स्टेबल होता है वो बिस्मथ होता है। ठीक है, तो उसी से आगे अगर हम देखते हैं कि अगर फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी कि फॉर रिएक्शंस अगर हम बोल रहे हैं कि कोई A प्लस बी जो है C प्लस डी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसा रिएक्शन है A प्लस बी हो सकता है या सिंपली A भी टूट के 2 में बदल रहा हो तो भी, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इधर वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे चल के रेडियो एक्टिविटी देखेंगे तो उसमें रिएक्टेंट्स वाले को एक अगर रहेगा वही टूट के 2 में बदलता है तो उसको पेरेंट और जो बनेगा उसको डॉटर्स बोलते हैं। खैर, यहाँ सबका कुछ ना कुछ मास होगा, तो इस केस में अगर हमको मास डिफेक्ट लिखना है, ठीक है, तो मास डिफेक्ट हम लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम न्यूक्लियस के बारे में, सब न्यूक्लियर रिएक्शन का बात कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट से अगर कुछ भी प्रोडक्ट बनता है तो स्टेबिलिटी के लिए बनता है, यानी कि रिएक्टेंट का एनर्जी जो होगा ज्यादा होगा प्रोडक्ट। कभी भी ऐसा ही होता है कि अगर कुछ भी होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो अपने एनर्जी लूज करता है, लूज करके वो स्टेबल, तो जैसे रिएक्टेंट है, अगर वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब है कि वो अनस्टेबल रहा होगा और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए प्रोडक्ट में फॉर्म किया है। ठीक है, और यहाँ पे हम एनर्जी बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो एनर्जी हम मास एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो मास एनर्जी में अगर रिएक्टेंट जो होगा उसका जो एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो मास डिफेक्ट कितना होगा, तो एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, इसमें एनर्जी क्या रिलीज होगा, तो उस जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्यू वैल्यू लिखते हैं। क्यू वैल्यू यानी कि हम एनर्जी को बोलते हैं, ये जो एनर्जी बनता है इसको हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो ये कितना होगा, तो ये डेल्टा एम, यानी मास डिफेक्ट को अगर हम डेल्टा एम बोल रहे हैं तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और लास्ट क्लास बोले थे कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5 इंटू डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। ठीक है, यानी किसी भी रिएक्शंस के लिए हमको ये चीज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे है कि रिएक्टेंट है उसका डेल्टा एम सी स्क्वायर ज्यादा होगा, यानी कि मास एनर्जी ज्यादा होगा। जब रिएक्टेंट बना तो कुछ मास लॉस होता है न्यूक्लियाई का, और वो लॉस एनर्जी जो मास होता है वो एनर्जी में जाता है। सेम टू सेम वैसा ही जैसे कि न्यूक्लियाई, एक सिंगल न्यूक्लियाई का हम लोग बात किए थे। जब सिंगल न्यूक्लियाई को हम बना रहे थे तो जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे उतने मास होने चाहिए, लेकिन उसमें मास जो आता है वो कम आता है। तो बोला गया कि कम क्यों आता है, तो कम होने का रीजन यही है कि कुछ मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर गया, और एनर्जी का रिलेशन देने के लिए एनर्जी मास इक्विवेलेंस जिसके बोलते हैं mc स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई इक्वेशन है, कोई रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो उसके लिए हम लोग ये चीज यूज करेंगे। अब ये चीज है कि हमारा स्टेबिलिटी अगर रहेगा न्यूक्लियाई का तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई देखेंगे, और किसी रिएक्शंस के लिए हम लोग ये चीज यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्यू वैल्यू, एनर्जी रिलीज्ड जो है क्यू वैल्यू, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। ठीक है, गामा रेडिएशन हो सकता है, या
काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कुछ मोशन रहे, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहे, तो ये एनर्जी इस फॉर्म में रहेगा, या तो रेडिएशन के फॉर्म में रहता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रेडिएशन होता है वो गामा रेंज के रेंज में आता है, गामा रेज के रेंज में, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं गामा रेडिएशन। नहीं तो सिंपली हम फोटोन कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है हमारा न्यूक्लियर में जो फोटोन से रिलीज होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म करता है, वो गामा रेंज में रहता है, गामा रेज के फॉर्म में रहता है, इसलिए हम गामा रेडिएशन कर रहे हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, यानी जो भी हम क्यू वैल्यू का बात कर रहे हैं। तो ये सब जनरल बातें थी हमारी। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, गलती नहीं करना है। 3 न्यूक्लियाई है, P, Q और R। यहाँ पे एटॉमिक मास दे रखा है, और इधर बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है 10, 100, 5, 60, 6, 66। पूछ रहा है कौन स्टेबल है। ठीक है, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, 3 न्यूक्लियाई है हमारा, P, Q, R, सबका एटॉमिक मास और बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है। बोल रहा है कि स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करें। हो गया पहला। सर QRP, Q सबसे QR, ज्यादा स्टेबल। ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि ऐसे 3 स्टेबल आइसोटोप दे रखे हैं, इसको हम पहले बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा P का है, फिर R का है, फिर Q का है। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर देखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर हम P, Q, R तीनों का लिख रहे हैं तो P का देखो तो 10 आएगा, Q का 60/5 12 आ जाएगा, और R के लिए 11 आएगा। तो हम स्टेबिलिटी के लिए इस चीज को देखेंगे तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि Q सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर R, फिर P। ठीक है, सिंपल सा, ये भी सिंपल सा सवाल है, केमिस्ट्री का सवाल है एक तरह से कहो तो। हमारे पास 3 स्टेबल न्यूक्लियाई है नियोन के, ठीक है, आइसोटोप्स है। इस
आइसोटोप्स का अबाउंडेंस यानी कि कितना परसेंटेज ये पाया जाता है वो दे रखा है 95.51, 10.27 एंड 9.22%। सबका एटॉमिक मास दे रखा है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन हमसे पूछा जा रहा है। कैसे फाइंड करते हैं इसको? ठीक है, जैसे क्लोरीन का आता है 35.5, तो उसका भी वैसे ही फाइंड करते हैं हम लोग जैसे इसका फाइंड करेंगे। बोलो कैसे फाइंड करते हैं? Sir, abundance multiplied by atomic mass. इसको सबका मन ठीक, हाँ सबका फिर एवरेज ले लेंगे। ठीक है, सबको जोड़ देंगे। 100 में से दिख रहे हैं, 100 में से ये इतना है तो नीचे तो 100 रहेगा, ऊपर 90.51 इंटू उसका एटॉमिक मास 19.99। ठीक है, प्लस सेकंड कितना है 0.27 इंटू 20.99 प्लस 9.22 इंटू 22। ठीक है, सॉल्व करके जो भी आएगा आंसर दिया है 20.18 यूनिट। ठीक है, तो अगर किसी का एवरेज अगर निकालने के लिए दिया जाए तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ही है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है, ए प्लस बी से सी प्लस टी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी सबका ठीक है, ये सब क्या दे रखा है? बाइंडिंग एनर्जी। तो पूछ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होगा? इस रिएक्शन के दौरान सबका बाइंडिंग एनर्जी ये दे रखा है Ba, Bb, Bc, Bd। तो रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज्ड क्या लिखेंगे हम? जैसे इस चीज को हम डेल्टा एम के रिस्पेक्ट में ऊपर बताए हैं, यहाँ पे हम बाइंडिंग एनर्जी के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। एनर्जी के केस में तो सिंपली हम लोग ये लिखते हैं फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वही डेल्टा ई होगा। तो डेल्टा ई क्या होगा? फाइनल जो बाइंडिंग एनर्जी होगा Bc प्लस Bd, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे Ba प्लस Bb। ठीक है, यानी कि फाइनल C और D का जो एनर्जी बचा होगा और A का जो एनर्जी था, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही एनर्जी कहीं लॉस हुआ होगा, गेन हो लॉस हो जो भी हो। ठीक है, हमको मिला हो या हमको देना पड़ा हो, एनर्जी हमको देना पड़ा होगा या फिर मिलेगा, क्योंकि सी और डी के पास एनर्जी बचा हुआ है, ए और बी के पास पहले से कुछ एनर्जी था। तो कुछ भी अगर एनर्जी लॉस या जो भी कुछ हुआ होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही हुआ होगा, तो वही हम फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर रहे हैं। ठीक है, फिर और कुछ क्वेश्चन देखे थे कि अगर बाइंडिंग एनर्जी हमको फाइंड करने के लिए दे तो कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद हम लोग का रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी आज जो कुछ पढ़ेंगे वो थोड़ा नया होगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, यानी कि अगर केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर पता है तो कल वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट दिखेगा ये सब कुछ हमको आता है।
जैसे हम समझते हैं मन ख्याल से निकल रहा हो यूरेनियम सर आवाज नहीं आ ऐसे रहा है। क्लियर नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? आवाज सब रुक रुक के। हेलो सर अब ठीक आ रहा। स्क्रीन आएगा हेलो स्क्रीन आ रहा है नो सर स्क्रीन नहीं आया। तो हेलो सर बहुत कट रहा है साउंड। सर स्क्रीन नहीं आया अभी तक।
हेलो हेलो, हेलो सर। आवाज आ रहा है अब? यस सर। स्क्रीन आ रहा है? यस सर। ठीक है। हेलो। हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा था। हो रहा है अभी। नहीं, उसी पे हो रहा है। हेलो। यस सर। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का हम लोग देख रहे थे कि अगर रेडियो एक्टिविटी का बात कर रहे हैं तो ये पहले हेनरी बेक्वेरेल ने खोजा था। और रेडियो एक्टिविटी के नाम आते ही हमारे मन में रेडिएशंस चलते हैं कि अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशंस हमारे लिए नुकसान करते हैं। तो रेडिएशंस में जो गामा रेज होते हैं वही हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि उसका एनर्जी जो होता है ज्यादा होता है, एनर्जी हाई होता है, तो नुकसान करते हैं। तो क्या किसको कहते हैं रेडिएशन? तो अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, जैसे रेडियो एक्टिविटी करना है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस करने का मतलब होगा अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, उन्हीं का रेडिएशंस होते हैं। तो वही लिख रहे हैं, spontaneous emission of रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशंस करने का मतलब ये होता है कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, ठीक है, यही जो होते हैं रेडिएशंस में निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल निकलता है, गामा पार्टिकल निकलता है फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस। अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जैसे कि हैवी न्यूक्लियाई है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई बहुत कम है, तो अनस्टेबल होता है, तो उसमें से रेडिएशंस निकलता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। और जो सबस्टेंस रेडियो एक्टिविटी शो करता है इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। shows radioactivity is called radioactive substance। ठीक है, इसको हम लोग रेडियो एक्टिव सबस्टेंस कहेंगे। जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है, यूरेनियम जो होता है रेडियो एक्टिविटी सबस्टेंस होता है, रेडिएशन शो करता है। इरिडियम हो गया, ये सब चीजें शो करती हैं। ठीक है, इसमें से जो अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं तो क्या होते हैं उसको एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हमको अल्फा पार्टिकल कहा जाए, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं बल्कि हीलियम डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम अगर +2 है तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। शुरू में क्या था कि जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तो जो पार्टिकल आया उसको लोग अल्फा पार्टिकल नाम दे दिए। उस समय ये पता नहीं था कि वो हीलियम एटम ही है, तो इसलिए इस चीज को अल्फा पार्टिकल आज तक नाम चलते आया। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल होगा ये क्या होगा, तो डबली आयोनाइज्ड अल्फा पार्टिकल, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस डबली आयोनाइज्ड अगर हीलियम न्यूक्लियस है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल है तो जो इसका प्रॉपर्टी होगा वही हमारा हीलियम वाला का ही होगा। तो इसके पास क्या होते हैं, तो हीलियम के पास हम जाते हैं कि इट हैज
2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि अल्फा पार्टिकल है या फिर हीलियम एटम में, तो उसके न्यूक्लियस में अगर हम बात करते हैं तो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मास क्या होगा? मास हम जानते हैं हीलियम एटम का मास 4 होता है, 4m होता है, तो वही चीज लिख देंगे 4 मास ऑफ प्रोटॉन। लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं लगभग सेम होते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एटम का बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 2 ही है, 2 तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, बहुत कम ही आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग 4m ही लेते हैं। चार्ज, तो चार्ज दिख रहा है ये +2e के बराबर है। तो अगर अल्फा पार्टिकल हमसे कहा जाए तो अल्फा पार्टिकल में डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस को ही एज्यूम करें। कभी भी कहा जाए कि किसी भी रेडिएशन से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब हुआ कि हीलियम जो है डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस से निकल रहा है, जिसके पास 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स है, यानी कि टोटल मास 4 है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के जितना, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम सेम लेके ऐसे लिख देते हैं। चार्ज डबली आयोनाइज्ड है तो +2e होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बीटा पार्टिकल का कहा जाए तो, ठीक है, बीटा पार्टिकल जो होता है 2 तरीके का होता है, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। अगर हम बीटा माइनस का बात कर रहे हैं और बीटा प्लस, तो बीटा माइनस हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, बीटा माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को। अगर हम बीटा पार्टिकल का बात कर रहे हैं उसमें 2 तरीके का पार्टिकल हम लोग एज्यूम करते हैं, बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इसका मास जो हो जाएगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज माइनस ई। वैसे ही अगर हम प्लस बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल का बात कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन। ठीक है, प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये एंटी पार्टिकल है। मास क्या होगा इसका? तो मास जो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, और चार्ज क्या होगा? तो चार्ज जो होगा प्लस ही होगा। ठीक है, हम लोग करंट में एक्चुअली में मूव इलेक्ट्रॉन करता था, लेकिन हम लोग इसी चीज को बार बार मूव करा करा के सारे डिस्कशन किए थे, पॉजिटिव चार्ज मूव कराते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेके ही मूव कराया करते थे। पॉजिट्रॉन जो है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एंटी पार्टिकल किसको कहते हैं? तो ये चीज लिख ले रहे हैं। एंटी पार्टिकल किसको कहेंगे? तो कोई भी पार्टिकल, जैसे कि अगर यहाँ हम एक पॉजिट्रॉन लिए हैं और एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं, दोनों का चार्ज जो है अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही, पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस, और उसको हम एंटी पार्टिकल बोल रहे हैं। और अब जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को हम मिलाएंगे, एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, तो एनिहिलेट हो जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे तो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई पार्टिकल बचेगा ही नहीं। तो वैसे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एंटी पार्टिकल। तो पार्टिकल is called antiparticle of other if on collision both can annihilate। annihilate का मतलब completely destroyed।
ठीक है, यानी कि कोई भी पार्टिकल अब बचेगा नहीं, लेकिन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एंटी पार्टिकल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन है, उसका एंटी पार्टिकल बोल रहे हैं, जो कि अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर बीटा पार्टिकल का बात किया जाए, और बीटा में दो तरीके का, बीटा प्लस, बीटा माइनस। बीटा माइनस यानी इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस यानी पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब है गामा पार्टिकल। हम लोग को 3 पार्टिकल निकलता है मोस्टली। ये 3 पार्टिकल में कभी कभी रिएक्शंस देखेंगे, उसमें से न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, लेकिन मोस्टली यही 3 पार्टिकल्स को रेडिएशंस में हम करते हैं। न्यूट्रॉन्स जो है तो न्यूक्लियाई टूटता है, उसमें से निकलता है। तो यहाँ से हम गामा पार्टिकल बोल रहे हैं। तो गामा पार्टिकल जो है ये कोई एक्चुअली पार्टिकल नहीं है, यानी कि अगर गामा पार्टिकल का बात किया जाए तो दीज आर energetic photons of energy। ठीक है, energetic photons of energy in the range of gamma rays। ठीक है, having rest path ठीक है, यानी कि ये सवाल भी हमसे पूछा जाता है, अलग अलग चीजें दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि बताओ इसमें से एक्चुअली में पार्टिकल कौन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे पार्टिकल हम लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन ये कोई पार्टिकल नहीं है, लेकिन एनर्जेटिक फोटॉन्स। ठीक है, एक्चुअल में पार्टिकल, जैसे एनर्जी में हम लोग बंडल बोलते थे, एनर्जी ऑफ बंडल को फोटॉन्स, तो वही चीज ये गामा पार्टिकल है। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, ऐसा कोई ये पार्टिकल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी हमसे ऐसे सवाल पूछेगा कि इनमें से बताओ किसके पास मास है, कौन से पार्टिकल के मास। तो अगर गामा रहेगा तो ध्यान रहे कि इसके पास मास, रेस्ट मास 0 होता है, क्योंकि एक एनर्जेटिक फोटोन, फोटोन की एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं गामा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन ही था, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखे थे कि अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे छलांग लगाता है तो उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं, तो उस रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है। तो उस चीज को हम लोग बोले थे कि जिस रेंज में रहेगा वैसा होगा, इंफ्रारेड में रहे, विजिबल में रहे, जैसा भी रहे। तो वैसे ही यहाँ पे जो है ये गामा रेज के रीजन में रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं गामा पार्टिकल। ठीक है, यानी कि अगर हमको रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो टूटता है तो इन सब पार्टिकल्स में निकलता है। ठीक है, अब इन सब का रिएक्शंस कैसा होता है उन सब चीज पे देखते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट लॉ देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्शंस के बारे में देख रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन से अगर अल्फा पार्टिकल, कोई भी अगर हमारे पास न्यूक्लियाई है उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, बीटा पार्टिकल रेडिएट होगा, गामा पार्टिकल रेडिएट होगा, तो क्या इफेक्ट हो सकता है। इसका पहला ही अल्फा डीके। ठीक है, अगर अल्फा पार्टिकल डीके होगा तो क्या होगा। अल्फा डीके में इतना ध्यान रखना है कि हमसे अल्फा पार्टिकल उसमें से निकलेगा। तो लेट्स से कि हमारे पास कोई एक न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A है, और ये जो है किसी दूसरे न्यूक्लियाई में टूट रहा है। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि ये अल्फा डीके है, यानी कि अल्फा में एक अल्फा तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि अल्फा जो बनेगा वो क्या होगा, तो हीलियम एटम का, हीलियम एटम होगा। तो हीलियम एटम के लिए हम जानते हैं किसका,
एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। साथ में कोई दूसरे न्यूक्लियाई में फॉर्म करेगा और ऐसा ये फॉर्म करेगा। इस चीज का ध्यान से याद रखना है कि ऐसा फॉर्म कर रहा है, अल्फा डीके है, एक्स जो है किसी वाई में बदला है, लेकिन साथ में हीलियम एटम को निकाल दिया है। तो यहाँ हीलियम एटम हम लिख दिए, एक्स है, अब वाई है। तो वाई है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आरएचएस में और एलएचएस में दोनों तरफ जो होता है इक्विलिब्रियम, मतलब कि सेम रहता है, बैलेंस्ड रहता है। जैसे यहाँ पे Z है एटॉमिक नंबर, इधर भी इतना ही आना चाहिए। LHS में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही RHS में एटॉमिक नंबर होने चाहिए, सारे का जोड़कर। तो यहाँ पे Z है, यहाँ पे 2 दिख रहा है पहले से, तो यहाँ पे कितना बचेगा, Z-2। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको Z-2 में 2 ऐड करेंगे तो Z बचेगा। साथ में ऊपर जो मास नंबर है, मास नंबर भी बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ऊपर देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे होगा A-4। ठीक है, यानी कि अब LHS और RHS में यहाँ पे जब हम रिएक्शंस लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों को बैलेंस कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर केमिकल रिएक्शंस में लिखते हो तो वहां पे आगे कोएफिशिएंट को बैलेंस कराते हो कि जितने अमाउंट जो है, जितने नंबर ऑफ एटम्स जो भी रहते हैं LHS में हो वही RHS में हो। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में वैसे ही हम लोग बैलेंस कराते हैं, जितने मोल इधर उतने मोल इधर। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर LHS में होगा, यहाँ पे सिंगल एटम है तो सिंगल एटम का ही देख रहे हैं, सिंगल न्यूक्लियाई है तो सिंगल न्यूक्लियाई का ही देख रहे हैं। Z है तो इधर भी Z होना चाहिए सबका जोड़कर। तो यहाँ पे 2 हीलियम तो बन ही रहा है क्योंकि अल्फा डीके है, इधर 2 आया तो Z-2 होगा। मास नंबर में ऊपर 4 गया है तो Y का A-4 होगा। अब रिएक्शन होता है तो हम बोले कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं Q वैल्यू। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होगा इस रिएक्शन में, क्योंकि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विदाउट एनर्जी रिलीज का नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी होता है जब एनर्जी जो हायर एनर्जी होगा वो लोअर एनर्जी पे आके स्टेबल होना चाहता है। तो जब वो लोअर एनर्जी आ रहा है तो बीच वाला एनर्जी गया कहाँ, तो कहीं बाहर निकला, रिलीज हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ। तो वैसे ही अगर यहाँ पे एक्स न्यूक्लियाई वाई न्यूक्लियाई में फॉर्म कर रहा है तो एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर रहा है और साथ में क्यू वैल्यू जो कि एनर्जी ड्यूरिंग डिके, ये क्या है, तो पहले भी बोले यहाँ भी लिख देते हैं, ये क्या है, एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी जो है या तो गामा रेडिएशंस के फॉर्म में हो सकता है या फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है। तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, क्यू वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, तो क्यू वैल्यू डेल्टा एम सी स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्यू वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक, तो डेल्टा एम यहाँ पे क्या होगा, तो मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि जो मास ऑफ एक्स होगा माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ प्रोडक्ट को कर दिए इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको क्यू वैल्यू मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को इस चीज में कंसीडर हम इसलिए नहीं कर रहे, बुक्स में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसीडर करके इसका भी डेरिवेशन लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे LHS और RHS में कोई इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं है, जितने LHS में इलेक्ट्रॉन है उतने ही RHS में है, तो अपने आप कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में अगर Q वैल्यू लिखना है तो डायरेक्टली याद रखो मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्स रिएक्टेंट है, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स के मास को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी कि यहाँ चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो प्लस कर दो। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा Q वैल्यू। याद रहे हम सी स्क्वायर बार बार लिख तो रहे हैं लेकिन फाइनली हमको सिर्फ डेल्टा एम से मतलब रहता है,
क्योंकि हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिखेंगे तो इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू डेल्टा एम लिख सकते हैं। खैर, अब आते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे। क्यू वैल्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है, गामा रेडिएशन के भी फॉर्म में हो सकता है। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी पे बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, वाई न्यूक्लियर और उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो सिंपल सा केस है कि हम मान लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है, ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, ये दो पार्ट में टूट गया, यानी कि दो पार्ट में टूट के एक वाई बना और एक अल्फा बना, एक वाई बना और एक अल्फा बना। हम लोग पढ़े हैं मोमेंटम कंजर्वेशन में कि अगर कोई भी एक पार्टिकल रेस्ट में होता है और वो टूट रहा है तो इसका इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल अगर देखे तो 0 है, तो इनका भी जो फाइनल मोमेंटम होगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हम मान लेते हैं भाग रहा होगा, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में भाग रहा होगा। इसका मोमेंटम पी वाई, इसका मोमेंटम पी अल्फा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी फाइनल 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों का मोमेंटम होगा वो आपस में इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं तो पी वाई इजकल टू पी अल्फा होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, यानी कि दोनों का सम 0 है, यानी कि अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनिशियल 0 है, रेस्ट में है, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। पी क्या है? मोमेंटम। इंटरनल एनर्जी से ये सब दो पार्ट में बदल रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम अगर 0 है तो पी अल्फा और पी वाई दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये सब हमको मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो पी वाई इक्वल टू पी अल्फा। हम लोग इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं 2my into kinetic energy of y is equal to 2m alpha into kinetic energy alpha, since p square is equal to under root 2mk। ठीक है, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2, अच्छा, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, स्क्वायर कर देंगे तो रूट अंडर हट जाएगा, यहाँ से 2 भी रख के क्या फायदा। ये चीज आ रहा है, अच्छा, इधर अल्फा। हमको अगर के वाई लिखना हो, यहाँ से देखो के वाई बाई के अल्फा इक्वल टू एम अल्फा बाई एम वाई दिख रहा है। अगर हमको ऐसा रिलेशन दिख जाता है और अगर हमको के वाई लिखना होता है तो इस टू में चाहो तो लिख लो के वाई इज टू के अल्फा इक्वल टू एम अल्फा इज टू एम वाई। ऐसा अगर रेशियो में रहता है या फिर इनवर्स रहता है तो कैसे लिखते हैं? के वाई लिखना है तो इसको लिखेंगे एम अल्फा अपॉन इन दोनों का सम एम अल्फा प्लस एम वाई और फिर इधर वाले का सम के वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई रेडिएशंस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों जो एडिशन है, दोनों एनर्जी यानी कि दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्यू वैल्यू में होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं के वाई इजकल टू एम अल्फा बाई एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू, ठीक है। एम अल्फा, अल्फा का मास कितना होगा? अगर हम अल्फा का मास देखें प्रोटॉन्स के टर्म में तो ये 4 होगा। नीचे अल्फा प्लस एम वाई, तो इन दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो ये नीचे ए के बराबर दिख रहा है, ये क्यू, ठीक है। अगर y का अगर हमको काइनेटिक एनर्जी देखना है तो ये 4q बाई ए आ रहा है, ठीक है। q क्या है? q वैल्यू है।
वैसे ही के अल्फा अगर देखोगे तो के अल्फा ध्यान से देखो तो ऊपर हो जाएगा एम वाई, नीचे एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू। एम वाई कितना तो ए माइनस 4, नीचे कितना दोनों का एडिशन ए इंटू। तो ये हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, नहीं कि जब अल्फा पार्टिकल और वाई पार्टिकल में कोई एक्स डिसोसिएट हो रहा है तो ये हमको काइनेटिक एनर्जी दोनों का मिल जाएगा। क्यू वैल्यू पता है तो हम दोनों का काइनेटिक एनर्जी आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू वैल्यू के लिए हम डेल्टा एम फाइंड कर लेंगे। डेल्टा एम फाइंड कर लेंगे तो डेल्टा एम सी स्क्वायर क्यू वैल्यू हो जाएगा, और क्यू वैल्यू पता है तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी पता है। क्वेश्चंस में काइनेटिक एनर्जी दे के भी और कुछ पूछ सकता है, उल्टा भी जाया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ, यहाँ तक तो सब चीज ठीक था। ऑल्सो लोगों ने क्या किया कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस अल्फा पार्टिकल को फेंक के देखा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है। तो उस अल्फा पार्टिकल को, ये हम बोल रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल है, इसको हम इधर वी से फेंक दिए। ठीक है, तो अगर हम किसी अल्फा पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक रहे हैं तो चार्ज है इस पे पॉजिटिव भी, और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन है 90 डिग्री का, तो ये जो है सीधा सीधा तो नहीं जाएगा, ऐसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कल फॉलो करेगा। और इसका जो रेडियस आएगा, रेडियस हम लोग क्या आता था तो एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, एम बी बाई क्यू बी, एम बी ऊपर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो 2m के अल्फा है तो अल्फा बाई क्यू बी, ये आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया गया, यहाँ पे m फिक्स, q फिक्स, b फिक्स, क्या अल्फा, यानी कि अगर हम यहाँ पे हम इसको फेंके हैं किसी काइनेटिक एनर्जी से तो ऐसा जाना चाहिए। तो लोगों ने कहा मतलब कि अगर कोई एक्स न्यूक्लियाई के लिए देखा गया तो उसमें y निकला, y के साथ साथ अल्फा निकला। अल्फा का जो काइनेटिक एनर्जी था उस काइनेटिक एनर्जी से हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में फेंका तो ऑब्जर्व किया गया कि वो सिंगल रेडियस नहीं फॉर्म कर रहा था, बल्कि बहुत सारे ऐसे ऐसे पाथ फॉलो कर, सब सर्कुलर पाथ ही है लेकिन ऐसे से बहुत सारे पाथ फॉलो कर रहा था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखा गया कि आर जो होता, अगर सेम काइनेटिक एनर्जी होता, इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि मास तो चेंज होने वाला है नहीं, चार्ज चेंज होने वाला है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम कांस्टेंट रखे हैं तो ये भी चेंज होने वाला नहीं है। आर जो है प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है। ऑब्जर्वेशन में ये ऑब्जर्व्ड हुआ, ऑब्जर्व ये हुआ, इसका मतलब ये होता कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा फिक्स्ड होता, ऊपर वाला जो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं सब में सब कुछ फिक्स है एक रिएक्शन के लिए, काइनेटिक एनर्जी हमको सेम मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है सेम नहीं मिल रहा है। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि रेडियस अलग अलग है, सब पाथ का रेडियस अलग अलग है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग है। दिस implies that alpha particle have different काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक फिक्स्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर क्यू वैल्यू हमने लिखा तो क्यू वैल्यू फिक्स्ड है, डेल्टा एम फिक्स्ड, डेल्टा एम सी स्क्वायर फिक्स्ड, तो अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है तो इस पे रिसर्च हुआ तो लोगों ने इस कंक्लूजन पे आए कि ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन आरएक्शन लिख रहे हैं तो ये रिएक्शन ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो जान लो कि आरएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम रिएक्शन लिख रहे हैं।
ठीक है। ड्यूरिंग रिएक्शन लोगों ने कहा, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वही लोग, एक्स जेड ए है तो यहाँ से वाई तो फॉर्म करा है, ठीक है, प्लस अल्फा पार्टिकल यहाँ पे फॉर्म करा है, लेकिन ये जो वाई है ये अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं है बल्कि एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। यानी कि ये जो वाई है ये एक्साइटेड न्यूक्लियाई है, ठीक है। एक्साइटेड है, हम जानते हैं कि अगर वो एक्साइटेड फॉर्म में होता है तो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा और रेडिएशन एमिट करके फिर ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए। तो यहाँ से फिर रेडिएशन एमिट करके वाई ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। और इस दौरान जो रेडिएशन एमिट करता है और कुछ नहीं बल्कि गामा रेज यानी गामा पार्टिकल रेडिएट करता है, ठीक है, यानी कि एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग आ रहा है कि अगर उस गामा पार्टिकल को रिलीज नहीं करता, वो अगर एक्साइटेड फॉर्म में नहीं जाता, क्योंकि हर वाई जो है, हर एक न्यूक्लियाई जो है ग्राउंड स्टेट में ही टूट के बने ऐसा जरूरी नहीं था, वो किसी न किसी एक्साइटेड स्टेट में होगा और एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ से रेडिएशन शो करेगा। ये रेडिएशन जो है वेव यानी कि फोटोन, ये फोटोन जो है ये गामा रेज, ठीक है। तो इसी की वजह से यानी गामा फोटोन अगर हमको मिल रहा है, गामा फोटोन मिल रहा है तो इसी की वजह से जो है अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग अलग आ रहा है। अब यहाँ पे अगर इसका एनर्जी, ठीक है, यानी कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन को हम ई लिख दें, ठीक है, अगर हम एनर्जी ऑफ फोटोन को ई लिख दें तब क्या होगा, देन क्यू वैल्यू, ठीक है, क्यू वैल्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस अल्फा प्लस ये ई एनर्जी होगा। पिछले केस में हमने क्या लिया था कि ये चीज को काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी गामा को वाई को ही यहाँ पे हमने क्या ले लिया है कि के अल्फा प्लस के वाई इक्वल टू क्यू, हम इस एनर्जी को इंक्लूड नहीं करे थे, ठीक है। लेकिन अब अगर हम करेंगे तो के अल्फा प्लस के वाई हम लिख सकते हैं कि क्यू माइनस ई के बराबर होगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा जो होना चाहिए वो एम अल्फा बाई एम गामा था ना इसमें, चलो उसी फॉर्म में लिखते हैं, ए माइनस 4 बाई ए इंटू यहाँ पे क्यू की जगह क्यू माइनस ई लिखते हैं तो हमारा काम सही होता है। हर बार अलग अलग गामा निकल रहा है, अलग अलग एनर्जी होगा, उसका एनर्जी अगर हम रखते जाएंगे तो अल्फा हमको सही मिल रहा है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा ए बाई 4 बाई ए क्यू माइनस ई, ठीक है। तो सवाल में भी ऐसा ही देगा कि रेडिएशन को इंक्लूड करना है या नहीं, अगर इंक्लूड नहीं करना है तो ऊपर वाला यूज करेंगे, इंक्लूड करना होगा तो ये यूज करेंगे, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल में ध्यान रखना है कि अगर अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके का बात कर रहा है तो एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, यानी कि जो भी हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई होगा उसका एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा, मास नंबर 4 घट जाएगा। अगर एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो बोलेगा 10 निकल रहा है तो उसी तरीके से हमको डील करना होगा। जेड में से 20 निकालना पड़ेगा, ए में से 40 निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल अपने साथ 2 प्रोटॉन्स और 4 न्यूक्लियॉन्स को ले जा रहा है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर में से 2 घट रहा है और 4 घट रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बीटा डीके। बीटा डीके में फर्स्ट
बीटा माइनस डीके। ठीक है, बीटा माइनस डीके में हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम E-0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बीटा माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन में अगर ये लिखा हुआ मिल जाए, यानी कि दोनों चीज यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जैसे ये एक्स है, बीटा माइनस है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे -1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो अगर एटॉमिक नंबर का बात किया जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बात किया जाए, तो प्रोटॉन का +1 लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का -1, इसलिए हम -1 इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन को। साथ में क्यू वैल्यू तो होगा ही। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि y क्या बनेगा। y को ध्यान से देखो तो यहाँ पे z है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, z+1, और ऊपर 0 है तो यहाँ पे a का a ही है। ठीक है, यानी कि x जो न्यूक्लियाई है y में फॉर्म किया, और y का जो है ध्यान से देखो तो मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम बीटा के टर्म में ऐसा लिख सकते थे। बीटा डीके है तो बहुत जगह पे बीटा भी लिख दिया जाता है, तो बीटा भी लिखते तो इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई अगर लिखना हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई अगर लिखना हो तो इनवर्स प्रोपोर्शन का रेशियो आया था, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ वाई इनटू क्यू वैल्यू। और वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिखना हो तो वही लिखेंगे मास ऑफ वाई बाई मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्यू वैल्यू। डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि पिछला वाला जैसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मच मच लेस देन मास ऑफ वाई रहता है, क्योंकि हैवी मटेरियल पार्टिकल का डिस्क है। तो दिस इंप्लाइज दैट most of energy is taken away by इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होगा वो किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि उसका मास जो है कम है। यहाँ पे देखो इसका मास ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का पास जो होगा ज्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ वाई है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर से इस चीज को हम मैग्नेटिक फील्ड में पास किए। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में फिर से हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फेंक दिए। इलेक्ट्रॉन है, इसको फेंके, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम फेंके तो हमको ऐसा एक रेडियस मिलना चाहिए mv/qb, या फिर हम बोल सकते हैं √2mk/qb। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़े थे, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, याद होना चाहिए। लेकिन इसमें भी फिर से अलग अलग रेडियस मिला। ठीक है, इस दौरान भी इसमें अलग अलग रेडियस मिला, ऐसा मिला। ठीक है, तो इसका रीजन क्या दिया गया, तो इसके रीजन में बोला गया, हियर आल्सो हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव फिक्स्ड काइनेटिक एनर्जी। फिक्स्ड काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं है। अगर हम डेल्टा एम फाइंड करते तो हमको सेम मिलता, c² से मल्टीपल कर दिए, c ऐसे ही कांस्टेंट, तो हमको कांस्टेंट क्यू वैल्यू मिलता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ वाई में तो चेंज कुछ है नहीं, तो हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स मिलना चाहिए था।
लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि काइनेटिक एनर्जी जो है फिक्स्ड नहीं है। तो लोगों ने कहा टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है, पॉलिंग जो थे has introduced the extra particle, ठीक है, उन्होंने एक्स्ट्रा पार्टिकल इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड एज न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो को हम लोग ऐसे लिखते हैं और एंटी न्यूट्रिनो को ऊपर बार चढ़ा देते हैं। बोथ आर एंटी पार्टिकल्स, ये दोनों जो हैं एंटी पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों जो हैं आपस में एंटी पार्टिकल होते हैं, दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज का बात करें ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, तो फोटोन की तरह ही बोला गया कि फोटोन की तरह होता है, दे आर लाइक फोटोन, ठीक है। फोटोन की तरह पार्टिकल है, यानी कि एनर्जी बंडल है। रेस्ट मास क्या होगा? रेस्ट मास 0 होगा, चार्जलेस होगा। इसका स्पीड अगर हम बात करें तो स्पीड जो होगा c के बराबर होगा। एनर्जी का बात करें, एनर्जी जो था तो फोटोन की तरह ही होगा। अगर स्पीड है तो mc² से इसको हम लोग रिलेट करेंगे, तो एनर्जी हम बोल रहे हैं वैसे। अगर मास नहीं है तो चार्जलेस होगा। चार्जलेस होगा तो अगर कहा जाए कि हम इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेकेंड में स्पिन क्वांटम नंबर, इसका ±1/2। स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे लिखते हैं, ये ±1/2, ठीक है। तो इसको कंसिडर करते हुए, कंसिडरिंग दिस, बीटा माइनस डीके अगर होगा तो क्या होगा? एक्स जेड ए है तो ये वाई में टूटा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले लिख ले रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि यहाँ +1 होगा, यहाँ पे ए होगा, प्लस क्यू वैल्यू हम बोल रहे थे, साथ में एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ध्यान रहे बीटा माइनस है तो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस होगा तो न्यूट्रिनो। एक पार्टिकल और निकलता है तो जो क्यू वैल्यू होगा उसके पास भी कुछ चला जाएगा, ठीक है। वो भी इन द फॉर्म ऑफ, जैसा पिछले में गामा रेडिएशन कर दिया गया वैसे ही कहा गया कि ये भी फोटोन है, इसके पास कुछ एनर्जी होगा। अगर इसका एनर्जी क्यू वैल्यू में हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर हो जाएगा, जैसा कि पिछला केस में हुआ था। इनसाइड द न्यूक्लियस क्या हो रहा है, ठीक है। इस चैप्टर में मोस्टली चीज याद रखने हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, तो अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू अ प्रोटॉन with emission of an electron and antiparticle, यानी कि बीटा डीके में कहा गया कि अगर बीटा माइनस डीके है तो इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है,
यानी कि इसको अगर हम रिएक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल गया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो। ये न्यूक्लियस के अंदर का रिएक्शन। ऊपर देखो, एक जेड था, जेड में एक जैसे एक्स था, उसका एटॉमिक नंबर जेड, जेड जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलने का मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया। तो ध्यान से देखो, जेड था, वाई बना एक्स, तो उसमें एटॉमिक नंबर एक बदल गया। अब एक्स वाले में से एक न्यूट्रॉन घटा लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो ओवरऑल जो हम एटॉमिक मास बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो सेम रह रहा है। यानी कि यहाँ पे हम बोले तो जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ए जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक बढ़ जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक Z+1 हो जा रहा है, लेकिन मास नंबर, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदला तो मास नंबर तो सेम ही रहा। न्यूट्रॉन एक घट गया, प्रोटॉन एक बढ़ गया, तो n-1 p+1 कर लो, बात बराबर है। तो ए जो है वो सेम रहा, तो इसीलिए जो वाई फॉर्म कर रहा है उसका एटॉमिक मास सेम रह रहा है, लेकिन मास नंबर एटॉमिक नंबर जो है एक बढ़ जा रहा है, लेकिन मास नंबर जो है वो सेम रह रहा है। तो ये था हमारा बीटा माइनस डीके, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बीटा पॉजिटिव डीके में कैसे क्या रिएक्शंस होते हैं, फिर गामा जो डीके होता है, तो एक बार तो देखें ही, फिर से उसको देखेंगे कि गामा रेडिएशन में कैसे रेडिएट करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं एक्साइटेड न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियाई एक्साइटेड है। हम लोग जो पिछले पढ़ते थे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे चल गया तो एक्साइटेशन कहते हैं, तो एटम का एक्साइटेशन था, यहाँ न्यूक्लियाई का एक्साइटेशन थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो इसको एक बार रिवीजन करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इससे आगे कि बाकी बीटा माइनस डीके तो हो गया, बीटा प्लस डीके, फिर गामा डीके कैसे होगा, और फिर रेडियो एक्टिव इक्वेशंस हम लोग कैसे लिखेंगे कि अगर कोई एक ए है टूट के, मतलब कि स्टैटिक में देखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म में देखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था वो टूट के अगर बन रहा है तो कैसे इक्वेशंस आएंगे। तो वो जो इक्वेशंस आएंगे हमारे, जो क्लासिकल डीके कहते हैं हम लोग उसको, उसमें जो आएंगे वो केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस होंगे। जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट ऑर्डर जो होता है कि ए से बी बना, तो रेट कांस्टेंट जो होता है, जैसे रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हो, फिर बोलते हो कि कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ रिएक्शन, वही सारी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक बार ये चीज रिवीजन कर लेना केमिकल काइनेटिक्स में कि अगर ए से कोई चीज बी बना, बी से सी बना, तो कैसे लिखते हैं रेट रिएक्शन, और ए से साइमल्टेनियसली बी भी बन रहा है सी भी बन रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, इसको रिवीजन करना है ताकि हमारा काम आसान रहे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। और किसी को कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको पूछ के खत्म करते रहो, ठीक है, ठीक है फिर।